ऑल ऑफ स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को विकलांग बालकों की शिक्षा में सहायक युक्तियों का प्रयोग कहाँ पे और किस प्रकार से किया जाना चाहिए इसके विषय में बताया था कि सबसे पहले विकलांगता का पता कर लेने के पश्चात यानी विकलांगता की पहचान कर लेने के पश्चात कि वह बालक किस प्रकार का विकलांग है, वह दृष्टि विकलांग है कि श्रवण विकलांग है कि संवेदी विकलांग है कि वाणी विकलांग है, संवेगात्मक विकलांग है, हैंडीकैप विरूपित बालक है। तो अगर हमें उसके प्रकार के विषय में पता चल जाता है कि दृष्टि विकलांग बालक हो या श्रवण विकलांग बालक हो या भाषा अक्षमता से युक्त बालक हो, उसके अनुसार हमें उन्हें सहायक युक्तियों के प्रयोग के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी है और वह सहायक युक्तियों का ज्ञान शिक्षक को प्रशिक्षण के माध्यम से, कौशल युक्त प्रशिक्षणों के माध्यम से सीखना है, जिससे कि वो बच्चों को प्रदान कर सके। विकलांगों की स्थिति के निर्धारण की योजना में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्यापक को न केवल बच्चे के कार्य स्तर की जानकारी होती है बल्कि उसे बच्चे के काम करने की क्षमता की भी पर्याप्त समझ होती है। तो बच्चे की स्थिति को निर्धारित करने के लिए अध्यापक, मनोवैज्ञानिक, विशिष्ट अध्यापक एवं डॉक्टर आदि जैसे विशेषज्ञों की सहायता लेनी चाहिए और सहायता के साथ ही साथ उन्हें किस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता है उन उपकरणों को प्रोवाइड कराना चाहिए। जब तक अध्यापक प्रत्येक प्रकार की विकलांगता के विषय में समझ नहीं लेता है तब तक अध्यापक उसे सहायक युक्तियों का प्रयोग उस बालक को नहीं कर सकता है। तो बालक की विकलांगता के आधार पे सहायक युक्तियों का प्रयोग करना। श्रवण विकलांग बालकों के लिए आज हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को श्रवण विकलांग बालकों के लिए सहायक युक्तियाँ कि श्रवण विकलांग बालकों के लिए किस प्रकार की सहायक युक्तियों का प्रयोग करके उनका विकास किया जाता है, उनकी श्रवण क्षति युक्त जो बालक होते हैं उनको लाभ पहुंचाया जा सके, उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा सके। तो श्रवण विकलांग बालकों को दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप में भली प्रकार से दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप को भली प्रकार से करने में सहायता देने के लिए कुछ सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। ये सुविधाएं उनके ज्ञान को निश्चित रूप से विकसित करेंगी। तो सबसे पहले जब श्रवण क्षति युक्त बालक है तो उसे पढ़ाने के लिए कक्षा में अध्यापक को दृश्य श्रव्य संकेत सामग्री श्रवण क्षति युक्त बालकों के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होती है। दृश्य श्रव्य माध्यम से उन्हें पढ़ाया जा सकता है और दृश्य श्रव्य माध्यमों में चार्ट, पोस्टर, मानचित्र इन सब का प्रयोग करके उन्हें पढ़ाने में सहायता प्रदान किया जा सकता है। इसके साथ साथ बच्चों इन बच्चों को पढ़ाने के लिए अध्यापक को कक्षा में
प्रोजेक्टर का भी प्रयोग करना चाहिए। प्रोजेक्टर के माध्यम से भी इन्हें पढ़ाया जा सकता है और लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ साथ आजकल बालकों के लिए टेलीफोन, टाइपराइटर और कंप्यूटर यंत्र बनाया गया है। इसमें टेलीफोन पर वार्ता टाइप होकर स्क्रीन पर दिख जाती है, जिससे बधिर बालक टेलीफोन पर बातचीत कर सकते हैं। इस प्रकार के अन्य यंत्र भी विद्यालयों में उपलब्ध कराए जा सकें तो श्रवण बालकों के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा। इसके साथ साथ बच्चों, श्रवण बालकों की कक्षा में फिल्मों का भी प्रयोग करना चाहिए। फिल्मों का प्रयोग यानी जब बच्चा देखता है और सुनता है, देखने और सुनने में श्रव्य एवं दृश्य दोनों ही माध्यमों का प्रयोग हो रहा है। दोनों माध्यम के प्रयोग से बच्चा जल्दी सीखता है, क्योंकि श्रवण बाधित बालक का अधिगम बहुत धीमी गति से होता है। वह जो कुछ सीखता है बहुत लेट सीखता है, इसलिए उनके लिए फिल्म का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि उनको सुनाई नहीं देता है, कम सुनाई देता है तो वो देखकर भी समझ ले, चित्रों के माध्यम से देखकर समझ ले, संकेत शब्दों का प्रयोग करके, मानचित्र, नक्शे के लिए मानचित्र का प्रयोग करके वह सीख सके। वीडियो टेप्स का प्रयोग करके उनके सिखाने का उन्हें सिखाया जा सके। कक्षा कक्ष में श्रवण सहायक उन सभी बालकों को, सहायक अभियुक्ति उन सभी बालकों को प्रदान किया जाना चाहिए जो किसी भी प्रकार की श्रवण क्षतियुक्तता से पीड़ित हैं, और सहायकों को एक ही प्रवर्धक होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि इन बच्चों को पढ़ाते समय चित्र, संकेत, शब्द, मॉडल, मानचित्र, इशारे आदि सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ऊंचा सुनने वाले बालकों में श्रवण शक्ति विकास के लिए टेलीविज़न की व्यवस्था मुख्य होती है। बच्चे उसमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इशारों को वो देखते हैं, तो जिस तरीके से लोग ओठों के द्वारा बात करते हैं वो उनके द्वारा सीखते हैं, इशारों के द्वारा सीखते हैं। तो दृश्य श्रव्य उपकरण द्वारा बालकों की दोनों इंद्रियों का विकास किया जाता है, जिससे बालक सीखने में योग्यता हासिल करता है और उसकी कक्षा क्रियाएं सफल होती है। बहरा है, आंशिक रूप से बहरा है या बहुत ज़्यादा बहरा है, वह सुन नहीं सकता है, लेकिन आकृतियों के माध्यम से वह देख सकता है। संकेत, जब हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से इशारा करके उनको समझाते हैं तब वो समझ जाते हैं। मॉडल के द्वारा अट्रैक्टिव, जिस तरीके से अगर हमें प्राइमरी के बच्चों को वीकेंड नेम बताना हुआ, वीक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, उन दिनों का नाम बताना है, तो केवल नाम बता देने से बच्चे नहीं समझेंगे। अगर उसको हम एक मॉडल के रूप में अट्रैक्टिव ढंग से दर्शाते हुए डे वाइज डे नाम लिखते जाते हैं और उसको सुंदर कलरों से सजा दिया जाता है, तो जो देखने में भी आकर्षित लगता है और बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं, देखकर वो समझते हैं। तो मॉडल का प्रयोग करता है। मानचित्र, हमें कहीं का नक्शा बताना है, तो बच्चे सुनने में अक्षम है तो समझने में भी अक्षम है। मानचित्र के माध्यम से हमें उसका ज्ञान कराना है। इस प्रकार से इशारे आदि सहायक सामग्री का प्रयोग इनके शिक्षण प्रक्रिया में किया जा सकता है। यह भी एक तकनीकी
शिक्षण सहायक तकनीकी कही जाती है। इनका प्रयोग बधिर बालकों की शिक्षा में किया जाना आवश्यक होता है। इसके साथ ही साथ बच्चों, शिक्षण के बीच बीच में प्रश्न पूछना आवश्यक है। जब अध्यापक कक्षा में पढ़ाता है, पढ़ाने के दौरान उसे बीच बीच में प्रश्न पूछना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इससे यह पता लग जाता है कि बालक पढ़ाई गई बात को कितना समझ रहा है, और अगर नहीं समझ रहा है तो उसको फिर से समझाने का प्रयास करना चाहिए। श्रवण बाधित बालकों के लिए एक नोट लेने वाला व्यक्ति प्रदान किया जाना चाहिए। अगर वह सुन नहीं सकते हैं लेकिन तो उनको एक नोट लेने वाला, उनका लिखने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए उनके साथ, जो कक्षा में पढ़ाया जाए उसको वो लिख लें। बाद में वो बच्चे जब उनको समय मिले तो उसके अनुसार वो पढ़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों, अगर श्रवण बाधित बालक या व्यक्ति को नोट लेने वाले व्यक्ति की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो श्रवण बाधित बालकों के किसी सहपाठी से कहा जाना कि वह जो नोट्स लेता है उसकी कार्बन कॉपी निकालकर श्रवण बाधित बालक का सहयोग करे। ठीक इसी प्रकार से श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष अध्यापक जो प्रशिक्षण प्राप्त हों उन्हीं को नियुक्त किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि श्रवण बाधित बालकों को अधिगम की समस्या होती है। उनकी अधिगम की समस्या की ओर विशेष ध्यान देने के लिए, उनके व्यवहार, उनकी मानसिकता को समझने के लिए, उनको कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण अध्यापक ही उनको समझ पाता है। यह देखना आवश्यक है कि क्या वो अधिगम की कमियों को दूर करने के लिए बच्चों ये देखना भी आवश्यक है कि क्या वे शब्दों को ठीक से लिखते हैं, बोलते हैं या नहीं। जब तक वह सही नहीं लिखेंगे तब तक वह ठीक से बोल नहीं पाएंगे। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में श्रवण बाधित बालकों के शिक्षण के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाने लगा। इनका प्रयोग परीक्षण और पुनर्वास के लिए सफलतापूर्वक किया जा सकता है और कंप्यूटर के कौशलों, कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी इन बालकों को देता है। कंप्यूटर में ये दक्ष हो जाते हैं जिससे कि इन्हें सभी कार्य करने में, शैक्षणिक कार्य करने में भी सफलता मिलती है। साथ ही साथ इसको यह अपने आजीविका का साधन भी बना लेते हैं। इस प्रकार कंप्यूटर प्रशिक्षण इनके लिए आवश्यक है और विद्यालयों में कंप्यूटर के द्वारा इनको पढ़ने लिखने में सहायता प्रदान किया जा सकता है। श्रवण बाधित बालकों के लिए जो तकनीकी प्रोग्राम बनाए जाते हैं उन्हें रोचेस्टर तकनीकी विज्ञान संस्थान में स्थित बधिर राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान में इस प्रकार के कार्यक्रम उपलब्ध हैं जो श्रवण बाधित बालकों के लिए बनाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों, श्रवण बाधित बालकों को शिक्षा में शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना। क्यों? क्योंकि श्रवण बाधित बालकों को दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप भली प्रकार से करने में सहायता देने के लिए कुछ सुविधाएं दी जानी आवश्यक होती हैं। ये सुविधाएं उनके ज्ञान को निश्चित रूप से विकसित करती हैं। तो इनमें सबसे पहला आता है श्रवण सहायक उपकरण का उपयोग। श्रवण सहायक उपकरण जो सुनने में उनकी सहायता प्रदान करें, ऐसे उपकरणों का प्रयोग
करना चाहिए और उनको वो प्रदान कराना चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण, अधिगम की क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इस कारण इनकी शैक्षिक उपलब्धि बहुत अच्छी नहीं होती, परिणाम असफल होते हैं। इसलिए इनको व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। और व्यावसायिक प्रशिक्षण बच्चों इनकी रुचि के अनुसार, इनकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, जिससे कि भविष्य में ये अपने आजीविका का पालन कर सके और समाज में ये आत्मनिर्भर बन सके। श्रवण प्रशिक्षण, इन्हें श्रवण प्रशिक्षण यानी ऑडिटरी, सुनने की क्षमता भी विकास करना है कि किन तकनीकों के माध्यम से किस प्रकार से सुना जाए, जिससे कि इनको उन तकनीकों का प्रयोग करना आसानी से आए। इसके साथ ही साथ बच्चों पूर्व प्राथमिक शिक्षा, इन सहायक तकनीकों का प्रयोग, इन सहायक तकनीकों के माध्यम से इस प्रकार बच्चों पूर्व प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का सहयोग करना। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा में सबसे पहले हम बच्चों को कुछ क्रियात्मक बातें सिखाते हैं। अब बच्चा श्रवण बाधित है, अध्यापक को उससे जुड़ना है, अध्यापक कुछ क्रियाएं कर कर दिखाता है, हाव भाव प्रकट करके दिखाता है, संकेत के माध्यम से समझाता है। इसके साथ ही साथ वह चित्रों के माध्यम से उन गतिविधियों, उन गामक क्रियाओं को प्रस्तुत करता है, जिससे कि बच्चे समझ सकें, जान सकें कि इसका अर्थ क्या होता है, फिर वो उसका प्रयोग भी करें। इसी के साथ साथ बच्चों अध्यापक का यह भी कर्तव्य है कि जो बच्चा श्रवण विकलांग बच्चा है, जो श्रवण रूप से अक्षम बच्चा है, वो पहली बार अपनी माता पिता को छोड़कर विद्यालय में आया है। विद्यालय में प्रवेश के पश्चात अध्यापक ही एक ऐसा व्यक्ति है जिससे वह जुड़ता है। तो अध्यापक को प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा प्रदान करते समय इन बालकों को सहयोग, सहानुभूति, स्नेह, प्रेम एवं करुणा के भाव रखने चाहिए, जिससे कि इन बालकों को शिक्षा में सहायता मिले और शिक्षा में इन्हें प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट आता है बच्चों कक्षा का समुचित प्रबंधन। ध्वनि विकलांग बालकों के लिए कक्षा का प्रबंधन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर वह आंशिक रूप से ध्वनि विकलांग है तो वह सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन अगर वह बहुत ज़्यादा ध्वनि विकलांग है यानी उसे बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, बहुत ध्यान देने पे भी वो बातों को समझ नहीं पाता है, तो इस तरह के बालकों को सामान्य बालकों के साथ अगर शिक्षा प्रदान किया जाए तो वो नहीं समझ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, उनका शिक्षण प्रशिक्षण अधूरा रहेगा। इसलिए उनके लिए विशेष कक्षा का समुचित प्रबंधन करना चाहिए और उस विशेष कक्षाओं में कुछ घंटे उनको पठन पाठन का कार्य करने के बाद फिर से वह सामान्य बालकों के पास आ जाए। इस क्रिया को इस तरह से करने से उनका सामाजिक विकास भी होता है सामान्य बालकों के साथ, और प्रशिक्षण विशेष कक्षाओं में प्रशिक्षण युक्त अध्यापक द्वारा उनको शिक्षा भी प्राप्त होता है। बोलने व पढ़ने का प्रशिक्षण, ये बच्चे चूंकि इन्हें सुनाई नहीं देता है इसलिए बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो कक्षा अध्यापक का प्रथम कर्तव्य है कि इन बालकों को बोलने एवं पढ़ने का प्रशिक्षण दें, इनसे कक्षा में वाचन कार्य करवाएं, इन्हें ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना कि बोलने के लिए विवश हो जाए।
माता पिता की भूमिका। इन बच्चों के शिक्षा के विकास में शिक्षण तकनीकियों का जितना योगदान है उतना ही योगदान अध्यापक का है। अध्यापक के साथ ही साथ इनके माता पिता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। जब तक माता पिता अपने बच्चों के शिक्षा के लिए सजग नहीं होंगे तब तक श्रवण विकलांग बालकों को शिक्षा प्रदान नहीं किया जा सकता, उनका विकास नहीं किया जा सकता है। इसलिए माता पिता का महत्वपूर्ण भूमिका है। माता पिता को अपने बच्चे के लिए हर वो साधन, शिक्षण सहायक तकनीकी साधन उपलब्ध कराना चाहिए जो इन बच्चों की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इनके साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो वो अपने दूसरे सामान्य बच्चों के साथ करते हैं। इनको हे दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। इन्हें प्यार, सहानुभूति और करुणा के साथ, प्रेम के साथ वही प्रेम दीजिए जिससे कि वह भी आगे बढ़ सके। माता पिता के साथ साथ विद्यालय की भूमिका। विद्यालय में अध्यापक के साथ साथ अन्य कर्मचारीगण जो हैं सभी के लिए, सभी का इनके प्रति सहानुभूति, सहयोग एवं करुणा का भाव होना चाहिए और इनको पढ़ाते समय शैक्षिक गतिविधियों में आगे बढ़ाने के लिए अध्यापक जितना प्रयास कर रहा है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा विकलांग है, ध्वनि विकलांगता से ग्रसित है, तो विशेष प्रशिक्षण युक्त अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिए, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए, मनोवैज्ञानिकों का सहयोग लेना चाहिए। इसके साथ साथ प्रबंध तंत्र के द्वारा वीकेंड महीने में एकाध बार इन बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजन कराना चाहिए जिससे कि ये बच्चे उन कार्यक्रमों में भाग लेकर आगे बढ़े और इनके मनोबल का विकास हो। इसके पश्चात अध्यापक की भूमिका, तो ध्वनि विकलांग बालकों की शिक्षा में अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब प्राइमरी में आता है यानी पूर्व प्राथमिक विद्यालय में, तो सबसे निकट उसके अध्यापक ही होता है। अध्यापक ही बच्चे के शिक्षा, बच्चे के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, सही में विकास कर सकता है। इसके साथ ही साथ श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा में इन सुविधाओं के होने के साथ साथ इन बच्चों की पृथक कक्षाएं होनी चाहिए। जो अधिक बाधित हैं, ऐसे बालक जो श्रवण बाधिता से पीड़ित जन्म के बाद होते हैं, तो इन बालकों का भाषा ज्ञान प्राप्त कर चुके होते हैं, तो इन्हें शिक्षा में अपेक्षाकृत कठिनाई नहीं होती है, एक कम गंभीर रूप से बाधित है। लेकिन जो बालक जन्म से ही बहरा होता है, ऐसे बालकों को अधिगम की कमियों को पूरा करने के लिए पृथक कक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं जैसे नोट लेने वाले, सहायक ध्वनि प्रवर्धक यंत्र, प्रशिक्षित अध्यापक आदि का होना चाहिए। पृथक विद्यालय, ऐसे बालकों को पृथक विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। श्रवण बाधित अथवा बधिर हैं, उन्हें सामान्य बालकों के साथ बैठाकर शिक्षा नहीं दी जा सकती, अतः उनके लिए, ऐसे बालकों के लिए पृथक विद्यालय बनाना चाहिए। बधिरों को शिक्षित करने के लिए सभी उपकरण, सुविधा और प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था हो। शिशु कार्यक्रम, एक श्रवण बाधित बालक की शिक्षा का प्रारंभ तब होता है जब वह विद्यालय में प्रवेश करता है। वास्तव में उसकी शिक्षा तब से आरंभ होनी चाहिए जब से वह इस कमी से पीड़ित है। अतः विद्यालय को शिशुओं के लिए कार्यक्रम बनाना चाहिए ताकि विद्यालय में प्रवेश के समय एकाएक समस्या उत्पन्न न होने पाए।
इस प्रकार से इन बालकों को शिक्षा प्रदान करने में इन तकनीकों के अतिरिक्त समाज, राष्ट्र व परिवार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसे छात्रों को समायोजित करे और इनकी कमी को दूर करने का प्रयास करे। शिक्षक की भूमिका तकनीकों के माध्यम के पश्चात शिक्षक की भूमिका, शिक्षक ऐसे बालकों के व्यवहार के आधार पर उनकी पहचान करे और सामान्य कक्षा में उन्हें आगे बैठाएं जिनको सुनाई कम देती है। शिक्षकों का ऐसे बालकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ बालक श्रवण यंत्रों का उपयोग नियमित कर रहे हैं कि नहीं, यह भी शिक्षक को ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि आरंभ में यंत्रों की सहायता लेने में बालकों को कठिनाई का अनुभव होता है, तो शिक्षक को यह ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ श्यामपट्ट कार्य के बाद यह देखना चाहिए कि इन बालकों ने श्यामपट्ट से सही लिख लिया है या नहीं। शिक्षकों को श्यामपट्ट पर लिखने के बाद यह देखना आवश्यक है कि क्या बच्चे ने सही लिखा कि नहीं। इसके साथ ही साथ बच्चों, जब शिक्षक नई शब्दावली को पढ़ाए तो पढ़ाने में सावधानी बरतनी चाहिए। बोलना और लिखना दोनों ही कार्यों की सहायता लेनी चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षकों को ऐसे बालकों को पढ़ाने में, रुचि लेना चाहिए और ऐसे बालकों को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए और अपने पाठ्यवस्तु में पुनरावृत्ति भी करनी चाहिए। शब्दों के उच्चारण में सामूहिक उच्चारण प्रविधि की सहायता लेनी चाहिए। शिक्षक को जहाँ तक संभव हो अपनी पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण में दृश्य सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, यानी चार्ट, पोस्टर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, मॉडल, मानचित्र, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जिसके माध्यम से शिक्षा के कार्य को आसानी से बच्चे समझ सके। दृश्य एवं श्रव्य के माध्यम से एक सामान्य शिक्षक श्रवण बाधित बालकों की सभी कठिनाइयों एवं समस्याओं को हल नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें स्रोत शिक्षक यानी प्रशिक्षण युक्त शिक्षक की सहायता लेनी चाहिए। इस प्रकार से बालकों के विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना शिक्षक के बालक का विकास संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ बच्चों को, जब बच्चे स्कूल जाते हैं यानी प्री स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए एम्प्लीफिकेशन, ध्वनि संवर्धनों की आवश्यकता पर लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। अगर एम्प्लीफिकेशन की जरूरत दिखाई देती है तो यह बेहतर होगा कि श्रवण क्षमता की जांच की जाए एवं जांच के साथ साथ उनके इलाज की व्यवस्था करना चाहिए। उन्हें श्रवण यंत्रों की व्यवस्था उपलब्ध करानी चाहिए और श्रवण यंत्रों के माध्यम से इनको पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, जब हम सहायक तकनीकों का प्रयोग करते हैं शिक्षा में, श्रवण विकलांग बच्चों के सहायक तकनीकों का प्रयोग करते हैं तो उनमें यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। उनकी शिक्षा में यंत्रों का भी, सहायक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है जिसकी सहायता से वह सुन सकें। तो इन यंत्रों के अलग अलग प्रकार हैं। श्रवण यंत्रों के प्रकार अलग अलग होते हैं। उन्हीं के अनुसार
उनको या तो स्कूल से प्रोवाइड किया जाए या सामाजिक संस्थाएं प्रोवाइड करें या माता पिता खुद खरीद के दें। जैसे भी हो, इन यंत्रों के माध्यम से उनको सुनने में सहायता मिलती है। सबसे पहले हम इन यंत्रों के प्रकार और नाम के विषय में बता रहे हैं, जिसका जानना आपको आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में पूछ देता है कि बधिर बालकों को किन यंत्रों के माध्यम से सुनने में सहायता मिलती है। तो उसके लिए आपको इसका जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहला है बेटा पॉकेट मॉडल श्रवण यंत्र। यह एक प्रकार का ऐसा श्रवण यंत्र है जिसे बालक या व्यक्ति जेब में या छाती के स्तर पर रखी जाने वाली थैली में रख सकता है। इस श्रवण यंत्र की संरचना में माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और कंट्रोल होता है। एक तार से विद्युत सिग्नल रिसीवर में भेजा जाता है, जो कि इस सिग्नल को आवाज़ में परिवर्तित करता है। रिसीवर मोल्ड से जुड़ा होता है, जो कि उसे अपनी जगह पर बनाए रखता है। तो इस तरीके से इसमें सुनने की क्षमता बच्चों को ध्वनि यंत्र के माध्यम से सुनने में सहायता प्राप्त होती है। कान के पीछे दूसरा आता है कान के पीछे लगाए जाने वाला श्रवण यंत्र। इस प्रकार का यंत्र कान के पीछे लगाया जाता है। यह पीना के ऊपर अटक जाता है। यह एक प्लास्टिक नली के जैसा होता है। तो ये प्लास्टिक नली के द्वारा एक कर्ण सांचे से जुड़ा होता है, जिसे हम वाह कान या कान फोन भी कहते हैं। कर्ण सांचे से जुड़ा होता है, जो इसे अपनी जगह पर कान में बनाए रखता है। तीसरे प्रकार का जो है वह कान में पहने जाने वाला श्रवण यंत्र। एक तो कान के पीछे लगा रहता है, पहले प्रकार वाला जेब में रहता है, दूसरे प्रकार का कान के पीछे लगा रहता है, और तीसरे प्रकार का जो यंत्र है वह कान में पहने जाने वाला श्रवण यंत्र होता है। संपूर्ण श्रवण यंत्र कान में या कान की नली में होता है। श्रवण यंत्र को एक कठोर प्लास्टिक के कवच में रखा जाता है। इस प्लास्टिक के कवच को कान के आकार के हिसाब से विशेष रूप से बनाया जाता है। चश्मे के प्रकार का श्रवण यंत्र। श्रवण यंत्र के विभिन्न भाग को चश्मे के फ्रेम के अंदर फिट किया जाता है। यह इस प्रकार का यंत्र है बच्चों, जिसे चश्मे के अंदर फिट कर दिया जाता है। यह उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है जिन्हें चश्मे के साथ साथ श्रवण यंत्र भी पहनना आवश्यक होता है। लास्ट जो है वह बोन कंडक्शन श्रवण यंत्र कहलाता है। यह श्रवण यंत्र उस समय उपयोग में लाया जाता है जब कान की नली में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, या उन परिस्थितियों में जब साधारण आवाज़ के एम्प्लीफिकेशन के द्वारा समस्या हल नहीं हो सकता है, तब बोन कंडक्शन श्रवण यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक वीसी वाइब्रेटर को कान के पीछे मास्टाइड बोन पर रखा जाता है। यह एम्प्लीफाइड विद्युत सिग्नल की कंपन में परिवर्तित कर देता है। वीसी
वाइब्रेटर का उपयोग बॉडी लेवल BTE या स्पेक्ट्रस हियरिंग एड्स के साथ भी किया जा सकता है। इस तरीके से इन 5 यंत्रों के माध्यम से बच्चों को सुनने में सहायता प्रदान करता है। इन श्रवण यंत्रों का उपयोग हमेशा प्रचलित कर्ण साँचों के साथ ही करना चाहिए। कर्ण साँचा उन साधन को करते हैं जो श्रवण यंत्रों को कान से जोड़कर रखते हैं। कर्ण साँचे नरम या कठिन पदार्थ के हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ बच्चों, सुनने में कुछ सहायक प्रणालियाँ होती हैं, तो उनको भी जानना आवश्यक है। सुनने में कुछ सहायक प्रणालियाँ भी विकसित की गई जो श्रवण विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों की आवश्यकताओं जैसे दूरध्वनि का प्रयोग, दूरदर्शन देखना, सुनना, दरवाजे की घंटी, अलार्म घड़ी इत्यादि के उपयोग में सहायता प्रदान करते हैं। ये मुख्यतः प्रतिदिन के उपयोग आने वाली ध्वनि के कार्य में मदद करती हैं। इसके साथ ही साथ ये उन प्रणालियों की ओर भी इशारा करते हैं जो केवल आवाज को बेहतर नहीं बनाती, न कि शोर। केवल आवाज को बेहतर बनाती है, यह शोर को बेहतर नहीं बनाती है। उपयोगी आवाज को श्रवण विकलांगता से ग्रसित सुनने वाले बालक या व्यक्ति के पास सीधे पहुंचाया जाता है। ध्वनि को दृश्य एवं कंपित संकेतों में परिवर्तित करके यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केवल आवाज जो कि व्यक्ति के लिए उपयोगी है, उसी आवाज को यह बेहतर बनाती है और उसी आवाज को पहुंचाने का कार्य करती है। यह शोर को पहुंचाने का कार्य नहीं करती है। इसलिए इसे श्रवण विकलांगता से ग्रसित सुनने वाले व्यक्ति को सीधे रूप में पहुंचाया जाता है। यह बेहतर या उपयोगी आवाज श्रवण साधन है। ध्वनि को बेहतर करने के लिए जिन तकनीकों का उपयोग किया जाता है, उन तकनीकों में सबसे पहले आवाज को प्राप्त करने में किया जाता है, जैसा कि पर्सनल ग्रुप ऑफ हार्डवेयर सिस्टम्स, इंफ्रारेड सिस्टम, लूप इंडक्शन सिस्टम और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिस्टम। यह ध्वनि को बेहतर करने के ऐसे तकनीकों का उपयोग आवाज को प्राप्त करने में किया जाता है, जिससे कि बच्चे आवाज को क्लियर सुन सकें। इन प्रणालियों में बच्चों माइक्रोफोन से आने वाली आवाज को पकड़ लेता है और उसे ऊर्जा के दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। बाद में एक एम्प्लीफायर इस प्रकार से प्राप्त संकेत की तीव्रता को बढ़ाता है और अंत में एक रिसीवर इस प्रकार से एम्प्लीफाइड सिग्नल यानी संकेत को फिर से ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, जिससे कि श्रवण विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति को वह दिखाई देता है। इंडक्शन लूप सिस्टम में एम्प्लीफाइड विद्युत संकेत को एक वायर के लूप के जरिए, जो कि कमरे की दीवारों में बंद हो सकती है या व्यक्ति द्वारा गले में पहनी जा सकती है,
भेजा जाता है। वायर के चारों ओर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्षेत्र पैदा होता है। श्रवण यंत्र जो कि स्थिति में होता है पकड़ लेता है एवं उसे भी एम्प्लीफाइड आवाज में परिवर्तित कर देता है। इस एम्प्लीफाइड आवाज को श्रवण विकलांगता से ग्रसित व्यक्ति सुन लेता है। इस प्रकार से इन यंत्रों के प्रयोग से श्रवण विकलांग व्यक्ति एवं बालक आसानी से सुन सकते हैं और अपने क्रियाकलापों को कर सकते हैं। और इस तरीके से इन बच्चों के विकास में इन तकनीकों की आवश्यकता होती है। इन सहायक तकनीकों के माध्यम से ही हम श्रवण विकलांग बालकों को शिक्षा में सक्षम बना सकते हैं, उनको विकास में ला सकते हैं, विकास के दायरे में ला सकते हैं, उनकी प्रगति कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ उन्हें समाज, परिवार एवं राष्ट्र में उनका एक स्थान भी हो सकता है। इस तरीके से सामाजिक, पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र तीनों की जिम्मेदारी और यह उत्तरदायित्व बनता है कि इन बच्चों को इनके सहायक तकनीकों एवं श्रवण यंत्रों को प्रदान कराएं और शिक्षा में सहयोग दिलाएं। यहाँ पे हम अब टॉपिक समाप्त करते हैं।